Hello everyone, welcome to Mathstan and I welcome you all to the classes of Political Science। और आज के क्लास में हम समझेंगे आइडियोलॉजीज को। ठीक है, एंड द आइडियोलॉजीज ऑफ लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। दीज टू आइडियोलॉजीज आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर एग्जाम, दैट इज योर सिलेबस। तो हम इन दो आइडियोलॉजीज पर फोकस करेंगे और आज के इस लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। बट फर्स्ट अप, ये टर्म आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले इसे ही समझ लेते हैं। आइडियोलॉजी वर्ड बना है दिस टर्म आइडिया से। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियाज या आइडियोलॉजीज मतलब समथिंग रिलेटेड टू आइडिया। अब है क्या? देखो, आइडियोलॉजी होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ बिलीफ्स, कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ बिलीफ्स, आइडियाज और वैल्यूज दैट एक्सप्लेन्स। अब सेट ऑफ आइडियाज तो है, बट किस चीज का आइडिया? क्या है वो आइडिया? आइडिया तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना। तो आइडियोलॉजी एक वो आइडिया है जो एक्सप्लेन करता है दैट हाउ सोसाइटी वर्क्स, एंड आइडियोलॉजीज also provides a blueprint for how a society should work, how it should work। अब देखो, ये जो पूरी डेफिनेशन है ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट आपको समझना है। ठीक है, एग्जाम में आपसे कोई आइडियोलॉजी की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं आइडियोलॉजीज की, तो वो आइडियोलॉजीज है क्या? आइडियोलॉजी आइडिया से आती है। आइडिया किस चीज का? आइडिया बेसिकली एक सेट ऑफ बिलीफ, ठीक है, आइडियाज और वैल्यूज जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी समाज कैसे काम करेगा। और फिर ये जो आइडियाज है या फिर ये जो आइडियोलॉजीज है ना, हर आइडियोलॉजी अपना एक ब्लूप्रिंट यानी अपना एक नक्शा देती है कि सोसाइटी को एक्चुअली में किस तरह से वर्क करना चाहिए। तो यही होता है आइडियोलॉजी का मेन फंक्शन और मेन डेफिनेशन या फिर एक अंडरस्टैंडिंग कि आइडियोलॉजी है क्या। ठीक है ना? तो व्हाट इज एन आइडियोलॉजी? An ideology is a comprehensive set of beliefs, ideas, or values that explains how society works and provides a blueprint for how it should work। यानी सोसाइटी को कैसे काम करना है वो बताती है और एक्सप्लेन करता है कि सोसाइटी किस तरह से काम करती है। और हर आइडियोलॉजी का अपना एक अलग नजरिया होता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो आइडियोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं वो होगी द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्म लिबरलिज्म। तो देखो, लिबरलिज्म या फिर उदारवाद, हमने लिबर्टी पढ़ा, राइट? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में लिबर्टी टर्म को समझा और लिबर्टी से ही ये आइडियोलॉजी विचारधारा बनी लिबरलिज्म। आप ये समझ लो, लिबर्टी एक आइडिया था, ठीक है, और बस उस आइडिया को ही इलैबोरेट करके एक आइडियोलॉजी बना दिया गया और उसको नाम दे दिया गया लिबरलिज्म। ठीक, तो अब समझ लेते हैं पहले लिबर्टी ये जो टर्म या फिर लिबरलिज्म आया है लिबर्टी से। दिस इज वेरी क्लियर है ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो लिबर्टी है, इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये आया है एक लैटिन वर्ड लाइबर से, विच मीन्स फ्रीडम या फिर आजादी। अब ये लिबर्टी वर्ड का मतलब आता है फ्रीडम या फिर आजादी, और यही चीज है जो लिबरलिज्म को भी डिफाइन करती है। तो क्विकली लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग एंड कोर आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। देखो, लिबर्टी एक आइडिया था, ठीक है ना, एक आइडिया था ये, क्योंकि हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस स्लाइड्स में दैट आइडियाज एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें लिबर्टी एक पार्ट था। अब जब हम लिबरलिज्म को पढ़ रहे हैं तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, I'm extremely sorry for the background noises because there is some construction work going on beside my house. So just excuse me for that and let us focus on this particular lecture. तो लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है दैट एम्फसाइजेस, जो जोर देती है किस पर? इंडिविजुअल के फ्रीडम पर। अभी हमने समझा ना, ये लाइबर वर्ड का मतलब भी होता है फ्रीडम। तो लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि लिबरलिज्म कहता है कि हर इंडिविजुअल को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में। ठीक है, किसी को भी आप बहुत ज्यादा महत्व ना दो और या फिर किसी को बहुत ज्यादा नीचा मत समझो, सबको एक इक्वालिटी दो एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। क्योंकि लिबरलिज्म कहता है कि जो सरकार का या फिर स्टेट का रोल होता है ना, ये एक पर्टिकुलर एक आइडियल स्टेट में जो सरकार का एक रोल है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। यानी सरकार को लोगों के पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए,
ये कहता है लिबरलिज्म। ठीक है, उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और सीमित राज्य पर बल देती है। तो सीमित राज्य दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट की इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ में स्टेट का ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए, और जो स्टेट है या फिर गवर्नमेंट है या सरकार है किसी भी देश की, उसको बहुत लिमिटेड अपना रोल रखना चाहिए। तो ये है लिबरलिज्म का मतलब। डिराइव होता है लैटिन वर्ड लाइबर से, जिसका मतलब है फ्रीडम। और लिबरलिज्म की ये जो विचारधारा है, ये है क्या बेसिकली? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो है ना, राजनीतिक विचारधारा है जो जोर देती है एक इंसान के फ्रीडम पर, समानता पर और लिमिटेड गवर्नमेंट पर। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एट लीस्ट टिल नाउ। अब आगे चलते हैं, समझते हैं की फीचर्स क्या है। इंडिविजुअलिज्म, सबसे पहले हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि जो लिबर्टी है या जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल फ्रीडम पर जोर देता है ना? तो वही इंडिविजुअल फ्रीडम से आता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद। तो लिबरलिज्म का जो सेंटर है वो क्या है? किसके इर्द गिर्द घूमता है लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट? इंडिविजुअल के अगेंस्ट। इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं, सॉरी, इंडिविजुअल के इर्द गिर्द, यानी एक इंसान और उस पर्टिकुलर इंसान की आजादी और लिबर्टी ही सब कुछ है, और स्टेट को उस पर्टिकुलर पर्सन की जो लिबर्टी है या जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, यही कहता है लिबरलिज्म इन इट्स कोर आइडिया। तो इंडिविजुअल इज द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, और जब एक इंडिविजुअल सेंटर है पॉलिटिक्स का, व्यक्ति राजनीति का केंद्र है, सारा फोकस होना चाहिए इंडिविजुअल पर। सेंटर को ध्यान देना चाहिए कि इंडिविजुअल का फ्रीडम हैम्पर ना हो, इंडिविजुअल को सारे अधिकार मिले, और कोई भी ज्यादा एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस सरकार इंडिविजुअल के ऊपर नहीं लगा सकती। तो एक इंडिविजुअल को फुल फ्रीडम होना चाहिए अपनी लाइफ को गुजारने का या लाइवलीहुड कमाने का, वो जिस तरह भी अपना रोजगार कमाना चाहे, या व्हाट्सोएवर द मैटर इज। बेसिकली इंडिविजुअल पर ज्यादा जोर होता है इन लिबरलिज्म। सेकेंड, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, आजादी, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी करा कि जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो लिबर्टी या फिर स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर देती है। वो बोलती है कि फ्रीडम होना चाहिए अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन से, यानी बहुत ज़्यादा इंसान के पास इंसान के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे होने चाहिए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, जो इंडिविजुअल करना चाहता है, वो कर सकता है ना? ऑल्दो रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम कर रहा है, तो उसके लिए कानून को बीच में आना चाहिए, ठीक है? लेकिन अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। Right, for example, there should be freedom of speech and expression. There should be freedom to settle in any part of the country. है ना? तो लिबरलिज्म कहता है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ, लेकिन अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, है ना? अगर जरूरी नहीं है तो फिर आप प्रतिबंध मत लगाओ लोगों के ऊपर। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट लिबर्टी मीन्स। उसके बाद तीसरा की फीचर आता है इक्वालिटी यानी समानता। अब लिबर्टी कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नॉट नेसेसरीली इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब देखो, ये है एक बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ पर, कि जो लिबर्टी का या लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो इक्वालिटी तो प्रमोट करता है, लेकिन आर्थिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता को प्रमोट नहीं करता। ठीक है ना? क्योंकि जो लिबरलिज्म है वो फ्री मार्केट पर ज्यादा फोकस करता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी पर। तो लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग इक्वालिटी होनी चाहिए कानून के सामने, यानी कानून के सामने हर इंसान बराबर है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात आती है ना, आर्थिक समानता की बात आती है, तो लिबरलिज्म या फिर जितने भी लिबरल थिंकर्स हैं वो फ्री मार्केट पर विश्वास करते हैं, यानी कि मार्केट खुद को खुद से ही कंट्रोल कर लेगी या फिर खुद से चला सकती है, स्टेट की इंटरफेरेंस मार्केट में नहीं होनी चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट तो कैपिटलिस्ट फॉलो करता है, यही तो कैपिटलिज्म में फॉलो होता है, इज़न्ट इट? मतलब कोर आइडिया कैपिटलिज्म का यही था कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी इकोनॉमिक्स में। जैसी भी आर्थिक जो भी चीजें चल रही हैं देश में, उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और यही है कि लिबरलिस्ट भी कहते हैं कि इक्वालिटी कानून के सामने लोगों की हो, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी ना हो, मार्केट को ओपन छोड़ दिया जाए, मार्केट खुद से खुद को संभाल लेगी। और यहाँ पर एक इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट भी आता है कि मार्केट के पास एक इनविजिबल हैंड होता है एंड दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग। गवर्नमेंट को अननेसेसरीली बीच में आने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। ठीक है ना?
तो ये था इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है लिमिटेड गवर्नमेंट, जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सीमित सरकार, है ना? स्टेट इंटरवेंशन शुड बी मिनिमल, कि भाई सरकार का या कानून का जो इंटरवेंशन है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो मिनिमम होना चाहिए। सरकार को कुछ गिने-चुने काम करने चाहिए, जैसे भाई एक्सटर्नल खतरों से देश को प्रोटेक्ट करना, एटसेट्रा, एटसेट्रा। मतलब कुछ बहुत बेसिक जो काम होने चाहिए, वही सरकार को करने चाहिए और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है सरकार को, ये कहता है लिबरलिज़्म। ठीक है? 5वीं चीज़ आ गई रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। लॉ इज़ सुप्रीम, कानून जो है वो सुप्रीम है, कोई आर्बिट्रेरी पावर या कोई एक व्यक्ति आकर के अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ये लिबरलिज्म कहता है। सो आई होप अभी ये जो की फीचर है ना लिबरलिज्म के, ये आपको समझ में आए होंगे, और अगर ऑप्शंस में आता भी है तो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या-क्या है लिबरलिज्म के की फीचर? लेट अस क्विकली रिवाइज। सबसे पहले इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, यानी इंडिविजुअल पर सारा फोकस होगा। सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है। उसके बाद लिबर्टी या स्वतंत्रता, कि इंडिविजुअल जो है वो फ्री है, उस पर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। देन कम्स इक्वालिटी या फिर समानता, कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन जब बात आए आर्थिक समानता की तो उसमें लिबरलिस्ट बिलीव नहीं करते। ठीक है ना? वो बिलीव करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी पे, या फिर देयर इज एन इनविजिबल हैंड जो इकोनॉमिक्स को संभाल लेगा। देन लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का रोल जो है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, बहुत सीमित होना चाहिए। देन कम्स रूल ऑफ लॉ, दैट इज कानून का शासन, कि कोई भी लॉ से बढ़कर नहीं है। ठीक है? तो ये है लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसके कुछ की फीचर्स। आगे चलते हैं, अब समझेंगे टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो है ना क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म, इसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म? क्लासिकल लिबरलिज्म सपोर्ट करता है लेजिस फेयर इकोनॉमी को। अब लेजिस फेयर इकोनॉमी क्या होता है? जो हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा, लेजिस फेयर इकोनॉमी मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट्स, है ना? कि भाई सरकार का रोल नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट्स एंड यू कैन से लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट था ना, ये आया था 17th सेंचुरी में, एंड 17 से 19th सेंचुरी तक क्लासिकल लिबरलिज्म रहा। ठीक है? उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म आया। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज तो यही है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो फोकस करता है फ्री मार्केट्स पर, यानी कि जो आपकी जो देश की एक इकोनॉमी है ना, जो अर्थव्यवस्था है आपके देश की, उसमें जो स्टेट है या फिर जो सरकार है वो हस्तक्षेप ना करे, और मार्केट्स खुद को खुद से ही मैनेज कर लेंगे। और जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको एक इनविजिबल हैंड बताया था ना, वो यही है कि मार्केट का अपना एक इनविजिबल हैंड है। एक देयर इज एन इनविजिबल हैंड जो पूरी मार्केट को संभाल लेता है। ठीक है? तो लेजिस फेयर इकोनॉमी का मतलब होता है फ्री मार्केट, जहां पर मिनिमल इंटरफेरेंस हो, लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट, या फिर आप इसको मिनिमल गवर्नमेंट भी समझ सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है? मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक है? अच्छा, देन कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो इसको सपोर्ट करते थे, एडम स्मिथ एंड जॉन लॉक। एडम स्मिथ, जॉन लॉक, एंड आप जेएस मिल का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो भी सपोर्ट करते थे क्लासिकल लिबरलिज्म को ही। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज बता दी, बट नाउ व्हेन आई हैव सीन द नेम, देखो जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। ठीक है? जॉन लॉक इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। जॉन लॉक को हम लिबरलिज्म के जनक के रूप से भी जानते हैं, जनक के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप याद रखना, दैट हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, इट इज जॉन लॉक। ठीक है? एंड एग्जाम्पल है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, जैसे कैपिटलिज्म यूएसए में सिस्टम जो फॉलो होता है। अब तो देखो गवर्नमेंट का अच्छा खासा इंटरफेरेंस है, ठीक है, क्योंकि हम न्यू लिबरलिज्म की तरफ शिफ्ट हुए। क्या होता है न्यू लिबरलिज्म वो भी समझाऊंगी। फिलहाल आप फोकस करेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म पर। आपको समझना है क्लासिकल लिबरलिज्म 17 से 19 सेंचुरी तक रहा। ये जो है क्लासिकल लिबरलिज्म सपोर्ट करता है फ्री मार्केट्स को, और सरकार का एक बहुत ही लिमिटेड रोल इन मार्केट और इकोनॉमी। ठीक है ना? और
इसका एक जो मेन फोकस है, ऐड कर लीजिए यहाँ पर, वो है नेगेटिव लिबर्टी को फॉलो करना। फॉलोइंग नेगेटिव लिबर्टी। अब अगर आपने लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा प्रीवियस लेक्चर्स में, तो यू वुड हैव नो कि नेगेटिव लिबर्टी क्या है। नेगेटिव लिबर्टी देखो इंडिविजुअल फ्रीडम को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है ना? इंडिविजुअल फ्रीडम, और कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत मिनिमल रोल प्ले करे या एक तरह से इंडिविजुअल की लाइफ में तो बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे, है ना? तो नेगेटिव लिबर्टी जो है वो ये बोलती है कि सरकार जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती इंडिविजुअल की फ्रीडम में अनटिल एंड अनलेस कोई इंडिविजुअल नुकसान पहुंचा रहा है किसी दूसरे को, ठीक है? तो क्लासिकल लिबरलिस्ट नेगेटिव लिबर्टी के फॉलोअर्स थे। 17 से 19 सेंचुरी में क्लासिकल लिबरलिज्म आया था। लेजिस फेयर इकोनॉमी को फॉलो करते थे, यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करते थे, और कहते थे कि सरकार का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, और मार्केट में एक इनविजिबल हैंड होता है जो सारे मार्केट को अपने आप से ही संभाल लेता है, हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है, ठीक है? जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, और क्लासिकल लिबरलिज्म के सपोर्टर थे थिंकर्स लाइक एडम स्मिथ, जॉन लॉक और जेएस मिल। एग्जाम्पल के तौर पर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म आप समझ सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ लिबरलिज्म आता है, वो आता है आपका मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर आधुनिक उदारवाद, ठीक है? अब इस मॉडर्न लिबरलिज्म को हम वेलफेयर लिबरलिज्म भी कहते हैं। वेलफेयर लिबरलिज्म, और जिसने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है वो ये बता पाएगा कि वेलफेयर लिबरलिज्म पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है, और जो थिंकर्स पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे वही सपोर्टर है मॉडर्न लिबरलिज्म के भी। जैसे कौन? जैसे टीएच ग्रीन एंड जॉन रॉल्स। अब ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है ना, या फिर जो वेलफेयर लिबरलिज्म है, ये कहता है कि वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए और सोशल जस्टिस होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा ताकि आप समाज में बराबरी ला सके, ताकि आप समाज में न्याय दे सके लोगों को, क्योंकि जो कैपिटलिज्म में है ना कि सरकार को इंटरफेयर ही नहीं करना इकोनॉमिक टर्म्स में, तो जो रिच क्लास है या फिर जो रिसोर्स ओनिंग क्लास है, तो फिर वही होता है कि अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है। तो मॉडर्न लिबरलिस्ट कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और वेलफेयर स्कीम्स लानी चाहिए और एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है? ये है कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। आधुनिक उदारवाद ये कहता है कि लोगों की भलाई करना, वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना सरकार का काम है, और सरकार ऐसी वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आए जिससे कि समाज में बराबरी लाई जा सके और समाज में न्याय दिया जा सके। किन लोगों को? उन लोगों को जो इकोनॉमिकली भी वीक है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से जो लोग यू नो जो जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं बेसिकली, उन तक अपॉर्चुनिटीज लाने का काम सरकार करे, ठीक है? तो ये था मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है? तो ये सपोर्ट करता है पॉजिटिव लिबर्टी को, और ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना जरूरी है ताकि लोग जो है वो डेवलप कर पाए खुद को एंड देयर फैमिलीज। तो इसका एग्जांपल है गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर। तो बेसिकली मॉडर्न लिबरलिस्ट कहते हैं कि सरकार का इंटरफेरेंस होना ज़रूरी है ताकि जो है लोग जो है अच्छी तरह से विकास कर पाएँ अपना, और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स जैसे एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में सरकार जो है बढ़-चढ़ कर अ, स्कीम्स को लेकर के आए, बेसिकली हेल्प करे लोगों को। दैट इज़ व्हाट इज़ मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है? आई होप आई आई होप आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म समझ में आए होंगे, ठीक है ना? तो जो ये है ना मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म, इन्होंने कहा कि स्टेट का रोल होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? इन्होंने स्टेट के रोल को एम्फसाइज किया और पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया, और इन्होंने वेलफेयर स्टेट और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल राइट्स को भी सपोर्ट किया, यानी कि बेसिकली जो सोशल राइट्स हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट करें और सोशल राइट्स पर ध्यान दें, सामाजिक अधिकारों पर ध्यान दें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स को समझ लेते हैं। बट आगे चलने से पहले मैंने आपको ये समझाया है ना क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म, तो ये तो 2 ब्रॉड स्ट्रीम्स हैं, ठीक है? इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसको पहले समझ लेते हैं, और वो है नियो लिबरलिज्म।
अब देखो, नियो लिबरलिज्म जो है ना वो लेट 20th सेंचुरी में आया था। सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म आया, ठीक है? क्लासिकल के बाद आया मॉडर्न या फिर वेलफेयर लिबरलिज्म। और उसके बाद आता है आपका नियो लिबरलिज्म, ठीक है? तो क्या होता है नियो लिबरलिज्म, जरा उसको समझ लेते हैं। देखो, नियो लिबरलिज्म बेसिकली रिवाइवल था लिबरलिज्म का, क्लासिकल लिबरलिज्म का रिवाइवल समझ लो आप इसको। क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म जो था ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करता था, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद मॉडर्न लिबरलिस्ट आए और उन्होंने बोला कि भाई सरकार का इंटरफेरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो डिसएडवांटेज लोग हैं या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो भी अपलिफ्ट हो सके और उनको भी लिबर्टी या अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से दी जा सके। तो वो कहा मॉडर्न लिबरलिस्ट ने। अब उसके बाद लेट 20th सेंचुरी में एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर के आया, नियो लिबरलिज्म, जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म का ही एक रिवाइवल था, ठीक है? इन्होंने कहा कि फ्री मार्केट्स को वापस लाओ। तो इन्होंने सपोर्ट करा फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट को, प्लस किसके साथ? ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ, कि मार्केट्स को जो है ओपन होना चाहिए, विदेशी तौर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है ट्रेड होना चाहिए और उसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो ये था। अब इसका फोकस क्या था? जो नियो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसने किस पर फोकस करा? इसने फोकस करा प्राइवेटाइजेशन पर, ठीक है? डीरेगुलेशन पर, देन रिड्यूस्ड स्टेट इंटरफेरेंस, वही मिनिमल कि सरकार का कम से कम रोल हो, मिनिमल रोल हो, रिड्यूस्ड स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है? और इन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको? वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को, और कहा कि वेलफेयर स्टेट जो है कैसी है? इनएफिशिएंट है, मतलब उतनी भी अच्छी नहीं है, इनका कहने का मतलब। समझ रहे हो कि आप वेलफेयर स्टेट तो ला रहे हो, बट सरकार जो काम कर रही है, सरकार भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही बना रही है अपना, वो भी तो इनएफिशिएंट है। तो दिस इज व्हाट दे सेड, अंडरस्टूड? तो ये था न्यू लिबरलिज्म जो लेट 20th सेंचुरी में आया, और इन्होंने रिवाइव किया क्लासिकल लिबरलिज्म को और कहा फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट दोबारा लेकर के आओ, पर ग्लोबलाइजेशन के साथ, एंड फोकस दिया प्राइवेटाइजेशन पर। क्योंकि हुआ क्या बेटा, जब ये मॉडर्न लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, तो सरकार का जो कंट्रोल है ना इंडस्ट्रीज पर और देश के रिसोर्सेज पर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। आपने शायद ये इंडिया के टर्म्स में भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, जब इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, राइट? जब इंडिया के एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो उसमें भी तो यही था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करो, ताकि हमारी मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिल सके इंटरनेशनल मार्केट का, है ना? गवर्नमेंट के कंट्रोल को हटाया गया, जो गवर्नमेंट का एक एक्सेसिव कंट्रोल था इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज पर, उसको हटाया गया और प्राइवेट ओनर्स को बोला गया कि ठीक है, यू कम इन, और आप जो है धीरे धीरे फिर डीरेगुलेशन होना स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे प्राइवेट ओनर्स को भी बेचना शुरू करा, राइट? तो एलपीजी रिफॉर्म्स एक एग्जाम्पल कह सकते हो आप नियो लिबरलिज्म का, जहां पर वापस से क्लासिकल लिबरलिज्म को लाया गया। लेकिन देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस विद वेलफेयर स्टेट। अब देखो, ये जो नियो लिबरलिस्ट थे, इन्होंने तो सीधा सीधा ही आलोचना कर दी वेलफेयर स्टेट की, कि भाई ये तो इनएफिशिएंट है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे देशों में नाउ अडेज हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ बैलेंस, है ना? सरकार बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करती है कि ना तो हम इंडिविजुअल की लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर करें, है ना, लेकिन हम फिर भी ऐसी स्कीम ज़रूर लेकर के आएँ जिससे जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दी जा सके। सो दे ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन योर दिस लिबरलिज्म, क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म, मतलब कि लोगों को आज़ादी भी हो, पीपल आर फ्री, ठीक है? लिबर्टी भी हो लोगों के पास, लेकिन वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी प्रमोट कर पाएँ। तो आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में एक बैलेंस
आज के टाइम पर हम स्ट्राइक करते हैं। हालाँकि नियो लिबरलिज़्म ने वापस से क्लासिकल लिबरलिज़्म के रिवाइवल की बात की थी, ठीक है? और क्रिटिसाइज़ किया था वेलफेयर स्टेट को। अच्छा, नियो लिबरलिज़्म के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है? फ्रेडरिक हायेक, ठीक है? एंड मिल्टन फ्रीडमैन। ये 2 थिंकर्स थे जो आप नियो लिबरलिज़्म में याद रखोगे। लेट मी राइट इट अगेन, ओके? जस्ट अ सेकंड। तो ये 2 थिंकर्स हैं जो एसोसिएटेड है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ नियो लिबरलिज्म से। तो आई होप आपको अभी टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म में समझ में आया है कि क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करता है, फ्री मार्केट्स और लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट का साथ देता है। 17 से 19 सेंचुरी में ये आया था। जनक कौन है उदारवाद के लिबरलिज्म के? जॉन लॉक। एंड नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, ये आप थिंकर्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म जो क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद 19th सेंचुरी में आया। इसने सपोर्ट किया वेलफेयर स्टेट को, सोशल जस्टिस को, और बोला कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है अगर आपको समाज में बराबरी लानी है या फिर जस्टिस लानी है। टीएच ग्रीन, जॉन रॉल्स इसके विचारक रहे। देन उसके बाद हमने समझा नियो लिबरलिज्म को। ये रीसेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? नियो लिबरलिज्म ने बात करी क्लासिकल लिबरलिज्म के रिवाइवल की और बोला कि जो सरकार का रोल है ना, उसको वापस से लिमिट करो। इतना ज़्यादा मत होने दो उसको कि एक इंसान अपनी लिबर्टी खोने लगे। तो फिर फोकस किस पर हुआ नियो लिबरलिज्म में? प्राइवेटाइजेशन पर, डीरेगुलेशन पर, कि सरकार जो है अपना कंट्रोल रिसोर्स ओनिंग एसेट से धीरे-धीरे हटाए, है ना? स्टेट की इंटरवेंशन मार्केट पे से कम हुई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, इंडिया में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो तब भी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, है ना? तो इंडिया ने क्या करा? गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडस्ट्रीज के ऊपर से हटाना शुरू करा, है ना? और प्राइवेट ओनर्स को बोला कि ठीक है, आप भी डेवलपमेंट में साथ दो। और फिर वहां से इंडिया की इकोनॉमी को एक बूम मिला, है ना? एक राइज मिला। अब नियो लिबरलिज्म के थिंकर्स कौन है? फ्रेडरिक हाइक एंड मिल्टन फ्रीडमैन। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों ही नाम को याद रखना। चलो अब इंपॉर्टेंट थिंकर्स पढ़ लेते हैं। जॉन लॉक, जेएस मिल, जॉन रॉल्स। ये नाम अगर आपने द लेक्चर ऑफ लिबर्टी देखा है, तो आप बहुत अच्छे से इन थिंकर्स को समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। आई होप आपको कहीं ना कहीं ये याद भी होगा कि जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स की बात करी थी, ठीक है? थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स जो है वो जॉन लॉक ने दिए थे, एंड ही इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। 3 टाइप्स के राइट दिए थे इन्होंने नेचुरल राइट में: एलएलपी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब इनका एक कोटेशन याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन्होंने कहा, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। जहां पर कोई कानून नहीं है वहां पर कोई आजादी नहीं है। ये कहना है जॉन लॉक का, ठीक है? क्योंकि सपोर्ट सपोर्ट करते थे नेगेटिव लिबर्टी को, इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करते थे, लेकिन क्या बोलते थे कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने क्राइम करा है तो फिर कानून जो है वो बीच में आएगा। क्योंकि देखो हमने इसमें पढ़ा था, की फीचर जो है लिबरलिज्म के क्या है कि कानून ही सबसे ऊपर है, लॉ इज सुप्रीम, है ना? कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो इसीलिए जॉन लॉक ने भी कहा कि जहां पर कोई कानून नहीं है वहां पर कोई आजादी नहीं है। दिस इज द कोट ऑफ जॉन लॉक। उसके बाद आते हैं जेएस मिल। जेएस मिल ने लिबर्टी को सपोर्ट करा और हार्म प्रिंसिपल दिया। अभी हार्म प्रिंसिपल भी हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। हार्म प्रिंसिपल कहता है कि एक इंडिविजुअल को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान की जिंदगी में, अनटिल एंड अनलेस वो इंसान अपने एक्शन से किसी दूसरे को नुकसान करे। और अगर कोई इंसान किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो फिर स्टेट या सरकार बीच में नहीं आ सकती, ठीक है? ये कहता है जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट दिया था लिबर्टी का, सपोर्टर है नेगेटिव लिबर्टी के। उसके बाद इनका जो कथन है वो है, ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरन। यानी अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने माइंड पर इंडिविजुअल जो पावर है उसकी एब्सोल्यूट पावर है ना? हमने सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में भी इस वर्ड को समझा था कि एब्सोल्यूट।
अनचेंजेबल, अनलिमिटेड पावर्स है एक इंसान की अपने ऊपर, अपनी माइंड, अपनी बॉडी के ऊपर, तो इंडिविजुअल इज फ्री। तो ये भी नेगेटिव लिबर्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। हालाँकि इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी का भी कॉन्सेप्ट दिया, बट इनिशियली ही वाज़ द सपोर्टर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म ओनली। उसके बाद आते हैं थर्ड थिंकर, दैट इज़ जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने जस्टिस एज़ फेयरनेस का कॉन्सेप्ट दिया, ये भी हम जस्टिस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है? आप इसको अगर रिवाइज़ करना चाहें, जस्टिस एज़ फेयरनेस या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस या फिर डिफरेंस प्रिंसिपल, आप जस्टिस की वीडियो जाकर के देखिएगा, आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ जाएँगे। ठीक है? देन आगे चलते हैं, आलोचना पढ़ लेते हैं अब लिबरलिज़्म की। भई लिबरलिज़्म देखो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना कि एक इंडिविजुअल को पूरी आज़ादी दो, जो वो करना चाहता है करे, स्टेट इंटरफेयर ना करे, कुछ ना करे। देखो इन्होंने ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो इग्नोर कर दी। इन्होंने ये नहीं देखा कि अगर हम मतलब इंसान को पूरी छूट दे देंगे, तो जो ऑलरेडी पावरफुल है, वो तो और ज़्यादा वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर सकता है ना? तो इन्होंने आर्थिक समानता को जो है ना इग्नोर कर दिया। तो इन्होंने इकोनॉमिक इक्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, हालाँकि देना चाहिए था। और लिबरलिज़्म जो है उससे ही तो कैपिटलिज़्म का सिस्टम निकल कर आया है। अंडरस्टूड? तो ये एक इसकी पहली क्रिटिसिज़्म है कि इट इग्नोर्ड इकोनॉमिक इक्वालिटी। उसके बाद ओवर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति पर, उसकी आज़ादी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, जिसकी वजह से असमानता या फिर इनइक्वालिटी समाज में बढ़ने लगी। तो बेसिकली सोसाइटी पर या फिर सोसाइटी में हो रही जो गलत चीज़ें हैं या जो इनइक्वालिटीज़ हैं बेसिकली, उनको इग्नोर किया गया लिबरलिज़्म के चलते। ठीक है ना? तो इंडिविजुअल पर बहुत, क्योंकि देखो अगर आप लोगों को पूरी फुल आज़ादी दे दोगे और सरकार इंटरफेयर ही नहीं कर सकती, तो फिर जो ऑलरेडी पावरफुल है ना, वो और ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं और जो कम पावर रखते हैं या जो वीक सेक्शंस हैं, वो एक्सप्लॉइट होते चले जाते हैं। है ना? तो इसलिए ओवर एम्फेसिस दिया इंडिविजुअल पर, ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म बना। अब आते हैं मार्क्स। मार्क्सिस्ट जो हैं या मार्क्सवादी लोग जो हैं, जो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं, वो इसे बोर्जुआ आइडियोलॉजी कहते हैं। बोर्जुआ होती थी अमीर क्लास या फिर आप कह सकते हो रिसोर्स ओनिंग क्लास, है ना? रिसोर्स ओनिंग क्लास। यानी वो लोग, वो अमीर लोग जिनके हाथ में सारी पावर होती थी, पैसों की, इंडस्ट्रीज़ की, और जो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये कहते थे कि भाई ये तो वो अमीरों की या जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी है, तो उनको सूट करती है। मार्क्सिस्ट तो सपोर्ट करते थे वर्कर्स को, है ना? वो तो वर्किंग क्लास के हित के लिए बात करते थे, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए बात करते थे। यही हम मार्क्सिज्म में अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, लिबरलिज़्म के एग्ज़ाम्पल क्या है? सबसे पहला यूएसए की कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। मैंने कहा कि लिबरलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म को इजाद देता है ना? तो दैट इज़ व्हाट, यूएसए की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो लिबरल है। और इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है। मैंने जैसे बताया आपको, जब एलपीजी रिफॉर्म्स भी आए, तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है विद वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोगों को आज़ादी भी देता है, लिबरलिज्म भी फॉलो करता है, प्लस वेलफेयर स्कीम्स को भी प्रमोट करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर लिबरलिज्म को क्लासिकल लिबरलिज्म के तौर पर कंसीडर करें, तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों को इंडिया जो है फॉलो करता है और बैलेंस करने की कोशिश करता है। दैट इज़ व्हाई वी से कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करता है। आई होप आपको लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। लिबरलिज्म क्या होता है, क्या मतलब है उसका, क्या फीचर्स हैं, कौन से थिंकर्स हैं और क्या टाइप्स हैं। ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारा सेकंड आइडियोलॉजी की तरफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन्ड इन योर एग्जाम सिलेबस, स्पेसिफिकली मेंशन है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म या फिर मार्क्सवाद क्या है? देखो मार्क्सिज्म अभी तक तो आई होप आप सबको ये पता हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कार्ल मार्क्स से जुड़ा है। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसी को मार्क्सिज्म कहा गया। ठीक है? देख लेते हैं मीनिंग एंड कोर आइडिया क्या है। देखो मार्क्सिज्म एक सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थ्योरी है। अब यहाँ समझो, जो लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म लिबरलिज्म की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने पढ़ी थी कि लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पढ़ा था, राइट? पर जब हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं, तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थ्योरी है, जो फोकस करती है क्लास स्ट्रगल पर और एम करती है क्लासलेस सोसाइटी। तो
आपने जब भी मार्क्सिज्म आपके सामने आता है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि ये जो है कैपिटलिज्म के दुश्मन थे। जस्ट अ सेकंड, लेट अस जस्ट इरेज़ दिस। कैपिटलिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। और ये जो क्लास थी ना, क्लास सोसाइटी यानी क्या अमीर और गरीब की, बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट, बताऊंगी अभी क्या होता है डिटेल में। तो इसको भी अपोज करते थे। ठीक है, ये बोलते थे कि जो अमीर होते हैं ना, अमीर और गरीब समझ सकते हो आप इसको बेसिकली। बोर्जुआ वो थे जो रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज वगैरह के मालिक हुआ करते थे, और प्रोलेटेरिएट जो वर्कर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो क्लास थी, द अपर क्लास और लोअर क्लास तो नहीं कहना चाहिए वैसे, बट द रिच क्लास एंड द पुअर क्लास, द रिसोर्स ओनिंग क्लास एंड द वर्किंग क्लास, ऐसे समझो, उसको अपोज करते थे। और ये चाहते थे कि वर्कर्स जितने भी सभी प्रोलेटेरिएट क्लास है, जितने भी सारे वर्कर्स हैं, वो सारे रिवोल्ट करें, और रिवोल्ट करके एक क्लासलेस सोसाइटी लेकर के आए। क्लासलेस सोसाइटी जहां पर किसी के पास रिसोर्सेज ना हो, और मतलब रिसोर्सेज जो है वो बेसिकली सभी लोग ओन करें, कोई एक पर्टिकुलर हायर क्लास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास स्ट्रगल के अगेंस्ट थे, और क्लासलेस सोसाइटी लाना चाहते थे, और स्टेटलेस सोसाइटी भी, यानी सरकार ही नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी एक सेंट्रल पावर ही नहीं होनी चाहिए जिसके हाथ में रिसोर्सेस रहे। ठीक है ना? तो ये इनका मेन कोर आइडिया था। तो मार्क्सवाद एक सामाजिक आर्थिक विचारधारा है जो वर्ग संघर्ष पर आधारित है, और वर्गहीन समाज स्थापित करना चाहती है, यानी कोई क्लास ही ना हो। ठीक है? तो ये उनका कोर आइडिया था। आई होप समझ में आया होगा। देखो, सबसे पहले तो इतना डिफरेंस समझ लीजिएगा कि लिबरलिज्म जो था वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कोर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, लेकिन मार्क्सिज्म सोसाइटी, सामाजिक और आर्थिक आइडियाज पर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है ना? ये सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था, दिस वाज आल्सो एम्फसाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज। अंडरस्टूड? तो फिर से एक बार चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट मार्क्सिज्म इज अ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थ्योरी दैट फोकसेस ऑन क्लास स्ट्रगल एंड एम्स एट क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्सवाद एक सामाजिक आर्थिक विचारधारा है जो वर्ग संघर्ष पर आधारित है और वर्गहीन समाज स्थापित करना चाहती है। लेट अस मूव फॉरवर्ड और समझ लेते हैं अब की फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म। सबसे पहला आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद। देखो, ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री इज ड्रिवन बाय मटेरियल कंडीशन, की हिस्ट्री से ही हम जो है ना मटेरियलिस्टिक एक हिस्ट्री फॉलो करते आ रहे हैं। इंसान हमेशा रिसोर्सेज के पीछे भागा है, और जो हमारी हिस्ट्री है ना, हम अपने इतिहास से ही मटीरियलिस्टिक, आप समझ रहे हैं? मटीरियलिस्टिक का मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि पैसा, आप जितना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके, जितनी ज्यादा मटीरियलिस्टिक आप हो सके। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि हिस्ट्री इज ड्रिवन बाय मटेरियल कंडीशंस, इतिहास भौतिक परिस्थितियों से संचालित होता आया है एंड होता है। तो मटेरियलिज्म से ही तो ये क्लासेस डिवाइड हुई, जहां पर आपकी एक बोर्जुआ क्लास है और एक प्रोलेटेरिएट क्लास है ना? तो पहला की फीचर यही हो गया कि ही फॉलोड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अच्छा, उसके बाद अब सबसे जो एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है मार्क्सिज्म का, वो है आपका क्लास स्ट्रगल। जहां भी आप मार्क्सिज्म देखोगे ना, आपको क्लास स्ट्रगल तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक होना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग जो बहुत बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, और जहां आप मार्क्सिज्म सुन ले बस समझ जाए वर्ग संघर्ष की बात हो रही है। अंडरस्टूड? तो आपको इतना तो बिल्कुल पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? चलो, तो क्लास स्ट्रगल हो गया। बोर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट, चलो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि ये जो बोर्जुआ है ये कौन है। बोर्जुआ देखो बेटा, एक जर्मन टर्म है, बिकॉज कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे। ठीक है, तो बोर्जुआ एक जर्मन टर्म है जो बेसिकली है रिसोर्स ओनिंग क्लास के लिए, रिसोर्स ओनर्स, यानी वो अमीर लोग जो सभी इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये है बोर्जुआ क्लास। उसके बाद आते हैं प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट्स, अब प्रोलेटेरिएट्स कौन है? प्रोलेटेरिएट्स हैं आपकी वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास में
वर्किंग क्लास मतलब वर्कर्स, जो इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, या फिर वीकर सेक्शन। तो आप कह सकते हैं जो बोर्जुआ है ये पावरफुल हो गए, पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ये हो गए वीक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आई आपको? चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन। तो बेसिकली जो क्लास स्ट्रगल की बात हो रही है वो क्लास, ये दो क्लासेस हैं, बोर्जुआ जो बहुत अमीर है, बहुत सारे रिसोर्सेज ओन करते हैं, इंडस्ट्रीज ओन करते हैं और सारा प्रॉफिट अपने पास रखते हैं, और प्रोलेटेरियट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। ठीक है? ये था बेसिकली कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल, जहां पर दो क्लासेस बोर्जुआ और प्रोलेटेरियट्स, यानी रिसोर्स ओनिंग पावरफुल क्लास वर्सेस वर्कर्स या फिर वीक लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और बोर्जुआ जो है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका फायदा उठाते हैं और सारा प्रॉफिट ये लोग अपने पास रखते हैं। ठीक है? अंडरस्टूड? चलो, अब देखो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से ना आप सीधा सीधा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि आपको कैसे समझना है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब इकोनॉमी, मटेरियल मतलब पैसा, ठीक है ना? मटेरियल मतलब एम फॉर मटेरियल, एम फॉर मनी। ठीक है? और कार्ल मार्क्स और उनके जो एक जो साथी कह लो आप या शिष्य कह लो, जो फ्रेडरिक एंगल्स थे, ठीक है? उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बोला कि जो हमारी हिस्ट्री है ना, वो ड्रिवन है, वो चलती आ रही है किससे? मटेरियल की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। लोग जो है वो विचारों के बल पर नहीं चल रहे, लोग आइडियाज़ के हिसाब से सोसाइटी नहीं चल रही। सोसाइटी हमेशा से ही इकोनॉमी और मनी सेंट्रिक रही है। ठीक है ना? और यही जो चीज़ें हैं चलती आ रही हैं, तो हिस्ट्री जो है, हमारा जो इतिहास है वो मटीरियलिस्टिक यानी मनी, इकोनॉमी से ही प्रभावित है, ना कि आइडियाज़ से। ठीक है ना? तो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा मतलब इसका यही है। उसके बाद सेकंड जो है वो है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल वर्क, कौन से दो वर्क? बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट। बोर्जुआ है रिसोर्स ओनर्स, पावरफुल क्लास। प्रोलेटेरिएट है कमजोर क्लास, ठीक है, कमजोर वीक वर्किंग वर्किंग क्लास, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करती है, जिनसे 12-12 घंटे काम करवाया जाता था। ठीक है ना? और बोर्जुआ जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोलेटेरिएट को। उसके बाद सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू जैसे कि वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड, सिंपल, मजदूरों का शोषण होता है, तो इसको बोलता है सरप्लस वैल्यू। क्योंकि देखो काम कौन कर रहा है ज्यादा? ज्यादा वर्किंग आवर्स किसके हैं? वर्कर्स के। लेकिन प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? सारा प्रॉफिट तो जा रहा है इनके पास, है ना? तो कहना ये कि आप इसको इस तरह से समझ लो कि एक लैंड है, ठीक है, एक जमीन है। अब वो जमीन है पर्सन ए की, ठीक है, इसकी जमीन है। ये कुछ नहीं कर रहा, इसने दो वर्कर्स को हायर कर रखा है, जो इसके खेत पर 10 घंटा काम कर रहे हैं। ठीक है? अब 10 घंटा काम कर रहे हैं, इनको तो ये एक मिनिमल सैलरी दे रहा है दिन की, लगभग 200 रुपए। ठीक है? और खुद ये जो काम कर रहे हैं उससे दिन का प्रॉफिट 2000 रुपए कमा रहा है। ठीक है ना? तो ये तो काम ही नहीं कर रहा ना, इसके तो आप नंबर ऑफ आवर ज़ीरो कह लो, बस आप ये कह लो कि ये ज़मीन इसकी है। अब इस पे ज़मीन पर काम करने वाले वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये कुछ काम नहीं कर रहा, फिर भी बेचारों को इतना कम पैसा मिल रहा है, एंड ही इज़ टेकिंग ऑल द प्रॉफिट। बस यही है सरप्लस वैल्यू, कि जो ज़्यादा वैल्यू, जो ज़्यादा जो काम है, जो सरप्लस काम है, वो वर्कर्स कर रहे हैं, और इससे क्या है? वर्कर्स का सिर्फ़ और सिर्फ़ शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है? दिस इज़ योर सरप्लस वैल्यू। उसके बाद चौथा फीचर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्रांति, रेवोल्यूशन। ठीक है? कैपिटलिज्म कहता है कि जो सॉरी कैपिटलिज्म कह रही हूँ, मार्क्सिज्म कहता है कि आप विद्रोह करो, ठीक है? आप क्रांति लाओ, आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो कर दो, ठीक है? आप इसका अंत कर दो, कैपिटलिज्म का अंत कर दो। वो अंत कैसे होगा? जब सभी वर्कर्स क्या लाएंगे? क्रांति लाएंगे, रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे सरकार के अगेंस्ट, और सरकार को अपनी जगह से हटा करके स्थापित करेंगे कम्युनिज्म। ठीक है? तो ये आइडिया दिया था मार्क्स ने, और उन्होंने बोला था कि अगर वर्कर्स वर्कर्स को न्याय चाहिए, समानता चाहिए, तो फिर उन्हें क्रांति लानी पड़ेगी, रिवोल्ट करना पड़ेगा, और कैपिटलिज्म को जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, और स्थापना करनी पड़ेगी कम्युनिज्म की, जहां पर एक स्टेटलेस और एक क्लासलेस सोसाइटी हो।
ठीक है, देखो ये आ गया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्लासलेस सोसाइटी, वर्गहीन समाज। एंड फाइनल गोल क्या है मार्क्सवाद का? क्रांति लाने का, कम्युनिज्म। ठीक है, साम्यवाद, जहां पर कोई ऊंचा या नीचा वर्ग ही ना हो, कोई क्लास ही एग्जिस्ट ना करती हो, और रिसोर्सेज जो है वो सभी के पास बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यानी कि इस एग्जाम्पल में इस जमीन के 3 हिस्से हो, एक इसका हो, एक इसका, एंड एक थर्ड वर्कर का, और सभी बराबरी से काम करें और बराबरी का प्रॉफिट लें। ये था क्लासलेस सोसाइटी या फिर कम्युनिज्म का मतलब, या फिर मार्क्सवाद के जो बेसिक कोर फीचर्स। आई होप आपको फीचर समझ में आए होंगे। लेट अस मूव टू की थिंकर्स। सबसे पहले थिंकर कार्ल मार्क्स, अनडाउटेडली कार्ल मार्क्स, क्योंकि ये तो फाउंडर ही है मार्क्सवाद के। ठीक है, अब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। यानी पूरे दुनिया के जो भी वर्कर्स हैं सब यूनाइट हो जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ। क्योंकि क्लास स्ट्रगल में ये बिलीव करते थे और कहते थे कि एक दिन सभी वर्कर्स मिलकर रिवोल्ट करेंगे और एस्टैब्लिश कर देंगे एक क्लासलेस सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई क्लास ही नहीं होगी। ठीक है, जिसे इन्होंने कहा कम्युनिज्म। एंड बाय द वे फॉर एक्सटर्नल फैक्ट्स, ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ कि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। ठीक है, चाइना में पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो बहुत प्रभावित थे कम्युनिज्म से, स्पेशली माओ जेडोंग। चाइना के जो लीडर हैं माओ जेडोंग, ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से, पर इन्होंने चाइना के स्पेसिफिक टर्म्स में थोड़ा सा जो है मार्क्सिज्म को चेंज किया था, और चाइना में कम्युनिज्म लाना चाहा था। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, चलो मूविंग ऑन, एक और कोट देख लेते हैं, विच इज द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing society is the history of class struggle। तो मार्क्स जो है ना, जहां पर भी आपको ये वर्ड दिख जाए ना क्लास स्ट्रगल, समझ जाना कि ये मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, और वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, या जो आज भी इतिहास हमारा जो एग्जिस्ट करता आया है, वो क्लास स्ट्रगल के ऊपर ही बेस्ड है। एंड द सोसाइटी हैज ऑलवेज डेल्ट विद क्लास स्ट्रगल। तो ये भी मार्क्स का एक कथन है, याद रखिएगा कि हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी भी हिस्ट्री है किसकी? क्लास स्ट्रगल की। हर समाज में क्लास स्ट्रगल होता आया है, ये मानना था कार्ल मार्क्स का। उसके बाद जो साथी रहे कार्ल मार्क्स के, वो थे फ्रेडरिक एंगल्स, और इन्होंने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, एग्जाम में कई बार आई है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है विद फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है ना, और इन्होंने मार्क्स के आइडियाज को पूरी पूरी तरह से सपोर्ट किया था। चलो, ये दो थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्सिज्म के जनक है एक तरह से, याद रखिएगा इन दोनों थिंकर्स को व्हेन इट कम्स टू मार्क्सिज्म। अब कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में समझ लेते हैं। मार्क्सिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना, मार्क्स क्या कहते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर क्या है कि देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग ना, देर इज वन बेस, और फिर उस बेस के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर बनता है जो आपका अल्टीमेटली क्रिएट करता है एक सोसाइटी या फिर एक समाज। ठीक है, तो ये है एज पर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स का मानना है कि सोसाइटी में हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पर सोसाइटी के स्ट्रक्चर में एक बेस है, और उस बेस के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है। अब मार्क्स क्या मानते हैं? ठीक है, वो बोलते हैं कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक बेस होगा और फिर एक सुपर स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो बेस है ना, ये होता है आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो भी उत्पाद हो रहा है आपके पूरे देश में, जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जिससे भी पैसा आ रहा है, ये ही डिफाइन करेगा कि आपका सुपर स्ट्रक्चर कैसा है। यानी अगर वही कहते हैं ना कि अगर बुनियाद स्ट्रांग है तो फिर ऊपर की जो ऊपर का जो मकान है, जो ऊपर की बिल्डिंग है, वो स्ट्रांग बनेगी। तो मार्क्स के लिए जो बेस है ना, वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन।
यानी आपकी सारी इंडस्ट्रीज़ या फिर जो भी जो काम हो रहा है बेसिकली आपके देश में, वो है बेस और उसके ऊपर ये जो है सारा का सारा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना? और ये जो बेस है, ये आप इसको इकोनॉमी से रिलेट कर लो, ठीक है? और ये जो इकोनॉमी है यानी अर्थव्यवस्था जिस देश की जैसी चल रही है, वही डिफाइन करेगी कि सोशल लाइफ लोगों की कैसी है। सो बेस हो गया आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमी और सुपर स्ट्रक्चर है आपकी सोशल लाइफ या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है ना? अब ये जो बेस है ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन है किसकी? प्रोडक्शन की। ठीक है ना? यहाँ पर क्या लगता है टेक्नोलॉजी, लेबर, रॉ मटेरियल, ठीक है? और इसका रिलेशनशिप है सुपर स्ट्रक्चर यानी सोशल लाइफ से, यानी कि भाई जितनी आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी किसी भी देश की, उतनी ज़्यादा सोशल लाइफ जो है वो अच्छी होगी। ठीक है ना? अब इसमें आ जाता है आपका सुपर स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? कल्चर, जो पर्टिकुलर स्टेट का या देश का जो भी कल्चर है वो आ जाता है। ठीक है ना? तो ये है। तो अब वो कहते हैं कि द सुपर स्ट्रक्चर जस्टिफाइज एंड डिफेंड्स द वे द बेस ऑपरेट्स, यानी कि भाई बेस जैसा होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिस तरह से काम करेंगे, उससे ही इन्फ्लुएंस होंगे वहाँ के इंस्टीट्यूशंस, वहाँ का कल्चर और वहाँ की सोशल लाइफ। ठीक है? तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर सेज इकोनॉमिक बेस डिटरमाइंस आइडियोलॉजी, यानी भाई जैसा आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा ना, जैसा ही आपका उत्पाद के साधन होंगे आपके देश में, वही डिफाइन करेंगे कि आपका कल्चर, इंस्टीट्यूशन, सोशल लाइफ कैसी होगी। ठीक है? तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का तो ये कॉन्सेप्ट है कि कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो बेस है, जो आपकी इकोनॉमी है, ठीक है? जितनी जैसी इकोनॉमी होगी वैसी ही आइडियोलॉजी होगी और उसी से आपकी सोसाइटी, कल्चर या फिर इंस्टीट्यूशंस इन्फ्लुएंस होंगे। उसके बाद एलियनेशन, ठीक है? वो कहते हैं कि जो वर्कर है ना, वो अगर काम कर रहा है, तो वो एलियनेटेड हो गया, यानी वो अलग हो गया बिल्कुल। किससे? बाकी समाज से। ठीक है? वर्कर इज़ एलियनेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड हिज सेल्फ आल्सो, यानी कि जो एक वर्कर है, वो जब काम कर रहा है ना, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि वो क्या बना रहा है। ठीक है? या फिर अगर उसे पता भी है कि वो क्या बना रहा है, तो उससे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई लगाव नहीं है या उसको कोई प्रोसेस से लेना-देना नहीं है। वो रोज़ सुबह जा रहा है, अपनी सिर्फ़ एक ड्यूटी कर रहा है, जो भी उसका काम है इंडस्ट्री में वो कर रहा है और वापस आ रहा है। तो वो एलियनेटेड है, ठीक है? वो अलग हो गया है, किससे? जो काम कर रहा है, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, जिस प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है और फिर अपने आप से भी। क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट लाइफ़ की बात करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है अक्सर कि हमें बस रोज़ इस माइंडसेट के साथ हम उठ जाते हैं कि बस हमें जाना है काम पर, ये काम करना है, घर वापस आना है। शायद हम खुद में उस काम को कभी एन्जॉय भी ना करते हों, है ना? बहुत सारे केसेज़ में ये हो सकता है दैट वी आर नॉट एन्जॉयिंग दैट वर्क और हम बस उस प्रोसेस को रेगुलरली डेली फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पैसा कमाना है। तो दैट इज़ एलियनेशन। मार्क्स कहते हैं कि एक जो वर्कर है ना, जो एक मज़दूर है, वो क्या बना रहा है, किस चीज़ पर काम कर रहा है, क्या प्रोसेस है, उस सबसे अनजान हो गया है, अपने आप से भी अनजान हो गया और अलग हो गया है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन दिया था मार्क्स ने। उसके बाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्किंग क्लास को बोलते हैं, वर्कर्स को बोलते हैं या फिर वर्किंग क्लास को बोलते हैं। वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है? अभी बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, यानी साम्यवाद से पहले श्रमिकों की तानाशाही होगी। ठीक है? आपको तानाशाही का मतलब या डिक्टेटरशिप का मतलब आई होप आपको पता ही होगा। तो ये कहते हैं कि भाई मार्क्स कहते हैं कि कम्युनिज्म की स्थापना होने से पहले, साम्यवाद की स्थापना होने से पहले प्रोलेटेरिएट की तानाशाही होगी। यानी जो वर्कर्स हैं ना, ये रूल करेंगे और उसके बाद ये एक कम्युनिज्म को स्थापित करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या है कि वर्कर्स क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। ठीक है? रिवोल्ट करेंगे, उसके बाद क्रांति लेकर के आएँगे, ठीक है? रिवॉल्यूशन होगा। उसके बाद एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी, ठीक है? क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी, तो तानाशाही किसकी चलेगी? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। और उसके बाद स्थापित होगा कम्युनिज़्म, जहाँ पर कोई स्टेट एक्ज़िस्ट नहीं करती, जहाँ पर कोई क्लास एक्ज़िस्ट नहीं करती और सारे ही रिसोर्सेज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अंडरस्टूड? ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आए, स्पेशली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। देखो फिर से एक बार बता देती हूँ क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, सो लेट अस क्लियर दिस आउट राइट नाउ। तो मार्क्स के लिए बेस होता है आपके देश की इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था, ठीक है? और वो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक बेस है ना किसी भी देश का, वही उसका सुपर स्ट्रक्चर यानी
बुनियाद जो आपकी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसी के ऊपर सारे आइडियाज़ और सारे इंस्टीट्यूशन और उस देश का कल्चर और उस देश की सोशल लाइफ डिपेंड करती है। तो जैसा बेस होगा, उसी के अकॉर्डिंग सुपर स्ट्रक्चर डेवलप होगा, यानी उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे, कल्चर कैसा होगा या फिर सोशल लाइफ कैसी होगी, ये मानना है मार्क्स का। सेकंड कॉन्सेप्ट है एलियनेशन, कि जो एक व्यक्ति काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, वो अपने आप से भी अलग हो जाता है। वो जो काम कर रहा है उसमें भी शायद उसको इंटरेस्ट ना हो या वो उससे भी अलग हो जाता है और फिर वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है वो उससे भी अलग हो जाता है। ठीक है? उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का। अब वो कहते हैं कि भाई कम्युनिज्म या साम्यवाद की स्थापना करने से पहले जो वर्किंग क्लास है ना, जो वर्कर्स हैं, वो रिवोल्ट करेंगे, क्रांति लाएँगे, क्लासलेस सोसाइटी को एस्टैब्लिश करेंगे और फिर तानाशाही होगी वर्कर्स की और फिर एस्टैब्लिश किया जाएगा कम्युनिज्म। ठीक? ये कॉन्सेप्ट था मार्क्सिज्म का। अब जब मार्क्सिज्म ने इतने बोल्ड फैसले या आइडियाज़ दे दिए तो उसकी आलोचना तो होगी ही होगी भाई, ज़ाहिर-सी बात है। तो देख लेते हैं, पहला क्रिटिसिज्म है ओवर एम्फसिस ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इन्होंने अर्थव्यवस्था पर इतना ध्यान दिया कि लोगों का जो लिबर्टी है, उसको भी इग्नोर कर दिया। है ना? इसलिए तो कहते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, सिर्फ़ वर्कर्स और प्रोलेटेरिएट और इंडस्ट्रियल लाइफ़ तक सीमित रहे, बहुत ज़्यादा अ अ, अर्थव्यवस्था के ऊपर इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को डिपेंड करके रखा। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि एक इंसान की इंडिविजुअल लिबर्टी को इन्होंने कहीं न कहीं इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि वर्कर जो है वो क्रांति लाए और फिर सारे जो लैंड है वो लैंड कह रही हूँ, वो तो चलो एक एग्ज़ाम्पल से मुझे याद आ गया, बट सारे रिसोर्सेज़ जो है वो सब वो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब ये तो कहीं न कहीं अनफ़ेयर भी है। अब भाई जो इंसान ज़्यादा क्वालिफ़ाइड है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसका ज़्यादा शेयर होना बनता है, इज़न्ट इट? अब मार्क्स कहते हैं कि नहीं, जो बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड है उसको भी उतना ही हिस्सा दो, जो कम क्वालिफ़ाइड है उसको भी उतना ही हिस्सा दो। तो कहीं न कहीं इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर एक प्रॉब्लम है ना? तो दैट इज़ व्हाट इज़ अ क्रिटिसिज़्म ऑफ मार्क्सिज़्म। ये उसकी एक आलोचना बन जाती है कि इतना ज़्यादा इकोनॉमिक्स पर आपने फ़ोकस कर दिया कि आपने इंसान की इंडिविजुअल लिबर्टी, उसकी फ्रीडम को ही इग्नोर कर दिया। ठीक है? अब ये मार्क्सिज़्म का कॉन्सेप्ट लाना चाहा था यूएसएसआर ने, ठीक है? रशिया का जो एक पुराना जो ये था ना, सोवियत यूनियन, तो वहाँ पर ये प्रैक्टिस लानी चाहिए थी, बट फिर यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था और मार्क्सिज़्म या कम्युनिज़्म अल्टीमेटली हार गया था एंड द विनर वाज़ कैपिटलिज़्म या फिर यूएसए। ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल्स सोवियत यूनियन एंड चाइना। अब देखो चाइना में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीपीसी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। इन्होंने मार्क्सिज़्म से बहुत इन्फ्लुएंस थे, स्पेशली माओ ज़ेडोंग। लेकिन इन्होंने चाइना के कॉन्सेप्ट में, चाइना के रिस्पेक्ट में अपना जो ये कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज़्म को, उसको मॉडिफ़ाई किया था। ठीक है? तो जब आप थिंकर्स में माओ ज़ेडोंग को पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से मार्क्सिज़्म को फ़ॉलो किया और कैसे मॉडिफ़ाई किया। ठीक है? माओ ज़ेडोंग। आई होप मार्क्सिज़्म और लिबरलिज़्म आपको समझ में आया होगा। चलो, अब इम्पोर्टेंट कोटेशंस जो हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं? ही सेज कि लिबर्टी लाइज़ इन द राइट्स ऑफ दैट पर्सन। अब जब आपने इतनी बार थिंकर्स को पढ़ लिया है ना और आपको पता चल गया है कि किस थिंकर ने क्या आइडियोलॉजी दी थी, तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप समझ सकते हो, ऑप्शंस देखकर आप आइडेंटिफाई कर लोगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कि कौन-सा विचारक जो है इस चीज़ को सपोर्ट करता था। हमने पढ़ा जेएस मिल इंडिविजुअल के या फिर इंसान की लिबर्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है? तो वो चीज़ आ गई। तो आपको पता चल जाएगा कि जेएस मिल जो है वो इंडिविजुअल राइट्स के सपोर्टर थे, तो वो लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। तो ये जो कथन है ना, लिबर्टी लाइज़ इन द राइट्स ऑफ दैट पर्सन, दिस इज़ सेड बाय जेएस मिल। उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने कहा था रिलिजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। ठीक है? कि रिलिजन ओपियम आपको पता है ना? ओपियम इज़ काइंड ऑफ अ ड्रग, ठीक? या फिर अल्कोहल या व्हाटएवर यू कैन अंडरस्टैंड। तो उनका मानना था कि जो रिलिजन है ना, दिस इज़ एन ओपियम ऑफ द पीपल, क्योंकि ये लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है और लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ठीक है? मार्क्स का मानना था कि आप अपने लिए स्टैंड लो, आप विद्रोह करो और बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़ मत हो रिलिजन से भी। सो रिलिजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल, ये कथन था कार्ल मार्क्स का। उसके बाद जॉन लॉक, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। अब तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा कि नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट देने वाले थे जॉन लॉक। ठीक है? और उन्होंने एलएलपी राइट्स की बात करी थी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। चलो,
नाउ लेट अस मूव ऑन टू सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है देखो, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल। अब ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी लिबर्टी में पढ़ चुके हैं। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी वी हैव स्टडीड कि जब भी जनरल विल या फिर एक और वर्ड पॉपुलर सोवरेनिटी आए, पॉपुलर सोवरेनिटी आए, तो आपको पता होना चाहिए कि द आंसर इज जे जे रूसो। और अगर नहीं पता है तो आप अब समझ लो कि जो दो वर्ड है ना, जनरल विल एंड पॉपुलर सोवरेनिटी, दीज आर एसोसिएटेड विद जे जे रूसो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन टू, सरप्लस वैल्यू इज एसोसिएटेड विद। अब ये जो है अधिशेष मूल्य, ये किससे संबंधित है? लिबरलिज्म से संबंधित है, मार्क्सिज्म से संबंधित है, यूटिलिटेरियनिज्म से संबंधित है, या फासिज्म से संबंधित है? देखो ये तो कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं पढ़े हैं, बिकॉज ये आपका सिलेबस बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यूटिलिटेरियनिज्म, फासीवाद तो आप चलो फिर भी आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आइडिया होगा, आई एम अज्यूमिंग दिस। बट यूटिलिटेरियनिज्म मैं आपको बता देती हूँ, ये कॉन्सेप्ट दिया था जेरेमी बेंथम ने। और इन्होंने कहा कि लार्जेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द लार्जेस्ट पीपल। क्या मतलब हुआ इसका? देखो यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहता है कि अगर मैक्सिमम लोगों को किसी एक चीज से फायदा हो रहा है, तो फिर अगर कुछ लोगों का उससे नुकसान हो रहा है ना, तो होने दिया जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लार्जेस्ट हैप्पीनेस मैटर करती है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग हैं और 100 लोगों में से 95 लोग एक चीज के सपोर्ट में है या फिर उससे उन्हें फायदा हो रहा है, लेकिन उस चीज से फायदा अगर 95 लोगों को हो रहा है और 5 लोगों को उस पर्टिकुलर पॉलिसी से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो यूटिलिटेरियनिज्म कहेगा कि अगर भाई 95 लोगों की जिंदगी बच रही है ना, और 5 लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो 5 लोगों को सैक्रिफाइस करना जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि हम तो यूटिलिटेरियनिज्म यानी यूटिलिटी में विश्वास रखते हैं, हम लार्जेस्ट हैप्पीनेस ऑफ लार्जेस्ट पीपल में मानते हैं। तो हमारे लिए मैटर करता है कि भाई मैक्सिमम 95 लोग तो खुश है ना, वो तो जिंदा है, उनके लिए तो अच्छा हो रहा है, तो फिर ये पॉलिसी आएगी, भले ही 5 लोगों का नुकसान हो या वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, डजेंट रियली मैटर्स। तो ये था यूटिलिटेरियनिज्म जो जेरेमी बेंथम ने दिया था, और कहा था कि लार्जेस्ट हैप्पीनेस ऑफ लार्जेस्ट पीपल का कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है ना एक पॉलिसी से, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाए, और अगर कुछ लोगों का नुकसान भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो मैक्सिमम लोगों की खुशी मैटर करती है। और लिबरलिज्म कहता है कि हर एक इंसान की लिबर्टी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। खैर क्वेश्चन पर आते हैं वापस। कॉन्सेप्ट है सरप्लस वैल्यू का। तो ये जो सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, हमने कोर एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म में पढ़ा है, तो आंसर है इसका मार्क्सिज्म। ठीक है, क्या होता है सरप्लस वैल्यू? डू आई नीड टू रिवाइज इट हियर? चलो कर लेते हैं एक बार फिर से क्विकली रिवाइज। देखो, सरप्लस वैल्यू का मतलब होता है वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स। अंडरस्टूड? कि भाई मेहनत ज्यादा वर्कर्स कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स वर्कर्स दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट जा रहा है, सरप्लस वैल्यू जो है ना उस मेहनत की, वो सारी जा रही है बोर्जुआ क्लास को या फिर रिसोर्स ओनिंग क्लास को। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू जो आया था मार्क्सिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न लिबरल थिंकर। अब इनमें से मॉडर्न थिंकर, मॉडर्न लिबरल थिंकर कौन सा है? अब देखो, मार्क्सिज्म का लिबरलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। बचे 3 ऑप्शन हमारे पास। जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म है, तो इन्होंने तो क्लासिकल लिबरलिज्म ही दिया होगा, मॉडर्न लिबरलिज्म से इनका रिलेशन नहीं है, तो जॉन लॉक इज एलिमिनेटेड। उसके बाद एडम स्मिथ। अब देखो एडम स्मिथ भी ना बहुत शुरुआती दौर के थिंकर रहे हैं विद जॉन लॉक, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि एडम स्मिथ जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल लिबरलिज्म को सपोर्ट किया था। लेजिस फेयर इकोनॉमी, लेजिस फेयर इकोनॉमी को सपोर्ट किया था एडम स्मिथ ने। तो एलिमिनेशन से भी अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे दैट जॉन रॉस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट वाज गिवन बाय। सभी देशों के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा किसने दिया था?
ऑब्वियसली जब वर्कर्स की बात आ जाए तो वी हैव स्टडीड कि ये वर्कर्स का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। हालांकि फ्रेडरिक एंगल्स भी मार्क्सिज्म के सपोर्टर है और साथ ही है मार्क्स के, बट ये जो कथन है ये मार्क्स का दिया हुआ है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडियोलॉजी सपोर्ट्स वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट की जो आइडियोलॉजी है यानी कि पॉजिटिव लिबरलिज्म, किसमें सपोर्ट किया गया है? क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म या एनार्किज्म। अनार्किज्म होता है अराजकतावाद, ठीक है, कि कोई इंटरनेशनल स्टेट ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है इंटरनेशनली, कोई गवर्नमेंट ही बेसिकली नहीं है इंटरनेशनली और नेशनली भी। तो ये तो हो गया अनार्किज्म जहां पर राज्य ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सॉरी, राज्य एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सरकार एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म वेलफेयर स्टेट की बात हाँ करते हैं लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में ज्यादा करते हैं, तो हम वी कांट से है ना क्या आंसर होगा। अब क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म में हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को ज्यादा सपोर्ट करा, इन्होंने इंडिविजुअल की लाइफ को ज्यादा सपोर्ट करा और बोला कि सरकार ये जो स्टेट का रोल है वो मिनिमम होना चाहिए, यानी ना के बराबर होना चाहिए। तो मॉडर्न लिबरलिज्म है, मॉडर्न लिबरलिज्म कहता है कि वेलफेयर स्टेट आनी चाहिए और स्टेट का जो रोल है वो ज्यादा होना चाहिए ताकि लोगों को बराबरी और न्याय दिया जा सके। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर आपका वेलफेयर लिबरलिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म को हम वेलफेयर लिबरलिज्म भी कहते हैं ना। और अगर किसी को ये चीज पता है तो फिर तो आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे सही आंसर ढूंढने में, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल। और ये जो दो आइडियोलॉजीज हमने पढ़ी है लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म, आई होप दे आर वेरी क्लियर टू यू and all the best for your examination everyone. The lecture is over from my side. Thank you.